2003 में रुपहले पर्दे पर एक फिल्म आई थी मुन्ना भाई एमबीबीएस, जिसमें मुन्ना और सर्किट मिलकर ऐसा नेटवर्क तैयार करते हैं कि मुन्ना एमबीबीएस डॉक्टर बन जाता है। उसकी कॉपी कोई और लिखता है और परीक्षा मुन्ना भाई टॉप करते हैं। यह कहानी भले ही फिल्मी हो, लेकिन हिंदुस्तान में मेडिकल भर्ती परीक्षाओं में मुन्ना भाइयों की कहानी की कभी कोई कमी नहीं रही। मध्य प्रदेश व्यापम घोटाले का नाम किसी जानकारी का मोहताज नहीं है। साल 1995-96 प्री मेडिकल टेस्ट यानी पीएमटी को पास करने के लिए कुछ रसूखदार लोग अपने बच्चों को पास कराने के लिए सालवर बिठाते थे, लेकिन यह कोई अचरज भरी बात नहीं थी। लेकिन 2009 में पहली बार मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर शिकायत सामने आई। एमबीबीएस की भर्ती में घोटाला हुआ। राज्य सरकार ने एक जांच समिति बिठाई। उसने अपनी रिपोर्ट में माना कि 100 से अधिक लोग फर्जी तरीके से डॉक्टर बने हैं, लेकिन फिर भी मामले को दबा दिया गया। 7 जुलाई 2013 इंदौर पुलिस ने पीएमटी परीक्षा के दौरान एक गिरोह को पकड़ा, जो होटल में रह करके साल भर जो सालवर होते हैं, होटल में रह करके जो सालवर को वहां पर रखते थे और वहां से मुन्ना भाइयों को तैयार किया जाता था। पूछताछ में डॉक्टर जगदीश सागर का नाम इस पूरे नेक्सस में सामने आया, जिसे इस घोटाले का मास्टरमाइंड माना गया। उसके बाद शुरू हुई व्यापम घोटाले की जांच, लेकिन इसी जांच के साथ एक खौफ, एक खूनी साया भी मंडराने लगा। 2014-15 में इस जांच से जुड़े तमाम लोगों की संदिग्ध मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। देश के एक नामी चैनल का पत्रकार अक्षय सिंह एक मेडिकल छात्रा का बयान कर रहा था, तभी उसके मुंह से अचानक झाग निकलने लगा और थोड़ी देर में उसकी मौत हो गई। व्यापम घोटाले से जुड़ी एक आरोपी छात्रा नम्रता डामोर की रेलवे ट्रैक पर लाश मिली। एम्स की जांच में खुलासा हुआ कि दरअसल उसका गला घोटा गया था। जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर डीके सावल अपने बंगले की गार्डन में जले हुए मिले। डॉक्टर सावल की मौत ठीक 1 साल बाद उनके उत्तराधिकारी डॉक्टर अरुण शर्मा दिल्ली के होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए। व्यापम घोटाले को खूनी घोटाला कहा गया, क्योंकि इस घोटाले में सबसे ज्यादा निशाना उन लोगों को बनाया गया जो राजदार थे। जेल की सलाखें तक सुरक्षित नहीं रहीं। जेल के अंदर भी कई आरोपियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, जिन्हें बीमारी या लीवर फेल होने की घटनाएं बताई गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई को जांच सौंपी गई थी, लेकिन सीबीआई ने भी अपनी क्लोजर रिपोर्ट में कई मौतों को प्राकृतिक और दुर्घटना बताकर पल्ला झाड़ लिया। इस घटना में 40 से 50 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौतें हुई। जांच में सामने आया कि पिछले 20 सालों से हजारों की तादाद में मुन्ना भाइयों ने मेडिकल सहित तमाम परीक्षाओं में धांधली की। इसे थोड़ा और पीछे अगर देखें तो 1990 के दशक में लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस दौरान उनकी बेटी मीसा भारती की एमबीबीएस में टॉप करने की घटना ने खूब विवाद खड़ा किया था। उस वक्त मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव, और लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से अपनी बेटी को पहले पटना मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर कराया सुरक्षा का हवाला देकर, और उसके बाद मीसा भारती ने एमबीबीएस में टॉप किया, जिस पर जबरदस्त विवाद हुआ। लेकिन दरअसल ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि मेडिकल एमबीबीएस कोटे के लिए टॉप 10 के रैंक अक्सर उस वक्त रसूखदार लोगों के बच्चों के लिए ही आरक्षित रहती थी। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी एमबीबीएस की प्रवेश परीक्षा पूरी तरह विकेंद्रीकृत थी। 1980 से 2012 के बीच मेडिकल प्रवेश के लिए कोई एक राष्ट्रीय पैमाना नहीं हुआ करता था। प्री मेडिकल टेस्ट राज्य स्तर पर आयोजित होते थे। एम्स, जीआई, पीएमआर और एफएमसी जैसे कई प्रतिष्ठित संस्थानों की स्वतंत्र परीक्षाएं अलग अलग आयोजित होती थीं। लेकिन तेजी से बढ़ रहे घोटालों को देखते हुए पूरे देश में एक जैसा स्टैंडर्ड लाने के लिए ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट की शुरुआत की गई। इसके तहत देश भर के सभी सरकारी कॉलेजों को 15% सीटों को ऑल इंडिया कोटे के तहत भरा जाना था। बाकी 85% सीटों के लिए राज्य स्तर पर परीक्षाएं होती रही और उनके एडमिशन होते रहे। लेकिन फिर 2013 में
और ज्यादा सेफ एजुकेशन के लिए, सेफ एग्जामिनेशन के लिए नीट का आगमन हुआ। एक देश एक परीक्षा, मेडिकल शिक्षा के इतिहास में सबसे बड़ा बदलाव नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट के रूप में सामने आया। 2013 में पहली बार इसे लागू करने की कोशिश की गई, लेकिन कानूनी विवादों के बाद 2016 से इसे अनिवार्य लागू किया गया। नीट के आने से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की डोनेशन सीट और मैनेजमेंट कोटे में होने वाली मनमानी वसूली पर रोक लगी। अब प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन के लिए नीट पास करना अनिवार्य हो गया। 2018 तक नीट परीक्षाओं का संचालन सीबीएसई करता था, लेकिन 2018 में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को परीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। इन तमाम उपायों के बावजूद नीट के एग्जाम में मुन्ना भाइयों का प्रभाव कम तो हुआ, लेकिन खत्म नहीं हुआ। नीट परीक्षा 2024 में भी जबरदस्त धांधली हुई और उस धांधली ने लाखों छात्रों को गुस्से में भर दिया। लंबे समय तक दिल्ली में धरना प्रदर्शन हुआ, लाठीचार्ज हुए। दरअसल 2024 की परीक्षा में बिहार के पटना और गुजरात के गोधरा से पेपर लीक और धांधली के आरोप लगे। 67 बच्चे पूरे के पूरे अंक यानी 720 अंक लाकर उन्होंने टॉप किया। इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई चली। कोर्ट ने भी माना कि पेपर लीक हुआ था, लेकिन एक बहुत बड़े स्तर पर नहीं था, इसलिए पूरी परीक्षा रद्द करने के बजाय केवल उन केंद्रों और छात्रों पर कार्रवाई की गई जो इस पूरे एग्जाम में शामिल थे या इस नेटवर्क में शामिल थे। लेकिन 2026 की नीट परीक्षा पर फिर पेपर लीक का साया मंडराने लगा है। हर एग्जाम में सरकार के तमाम दावों के उलट मुन्ना भाई हर बार एमबीबीएस का पेपर लीक करा ही देते हैं। एक बार फिर नीट 2026 की परीक्षाओं का पेपर लीक हो गया। एनटीए ने आनन फानन में जांच केंद्रीय एजेंसियों को सौंप दी। फिलहाल 13 मुन्ना भाइयों को नेटवर्क को अभी तक दबोचा गया है। इस बार एनटीए ने नीट परीक्षाओं के लिए बड़े बड़े दावे किए थे। कहा था कि इस बार की जो परीक्षा वो सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से काफी मजबूत की गई है। प्रश्न पत्रों को ले जाने वाले वाहनों में जीपीएस लगाया गया था ताकि हर मूवमेंट ट्रैक हो सके। एआई आधारित सीसीटीवी निगरानी तैयार की गई थी। परीक्षा केंद्रों पर एआई इनेबल्ड सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे जो संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। कैंडिडेट्स की पहचान के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन तैयार किया गया। फिंगरप्रिंट स्कैन, फेस वेरिफिकेशन, एडमिट कार्ड मिलान जैसी प्रक्रियाएं लागू थी। 5G जैमर लगाए गए। ब्लूटूथ, मोबाइल नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए नकल रोकने के लिए 5G सिग्नल जैमर लगाए गए। मल्टीलेयर सिक्योरिटी तैयार की गई, जिसमें स्ट्रांग रूम निगरानी, सीलबंद प्रश्न पत्र पैकेट और सेंटर पर पुलिस तैनाती और फ्लाइंग स्क्वाड और लाइव मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम जैसी व्यवस्थाएं की गई। इसके साथ ही जो क्वेश्चन पेपर था, उस क्वेश्चन पेपर में भी एक 3D वाटरमार्क तैयार किया गया कि अगर उसके कोई जीरोक्स होती है तो वो भी पता चल जाएगा कि किस बच्चे के जो है क्वेश्चन पेपर को लीक किया गया है। इन तमाम कारगुजारियों के बावजूद मुन्ना भाइयों ने फिर सारी व्यवस्था की वाट लगा दी। गेस्ट पेपर के नाम पर परीक्षा से पहले रात में ही पेपर लीक कर दिया गया। हैरानी की बात तो यह थी कि इस गेस्ट पेपर में 130 प्रश्न पत्र ठीक वैसे ही थे जैसे परीक्षा में आए थे। पेपर लीक का मामला राजस्थान में सामने आया। राजस्थान के सवाई माधोपुर, सीकर, झुंझुनू और उत्तराखंड के देहरादून से 13 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। संदिग्धों के पास से 300 प्रश्न का गेस्ट पेपर मिला है, जिसमें नीट परीक्षा में पूछे गए 300 में से 140 सवाल हूबहू मिले। एसओजी को सीकर के पास के कोचिंग के पास से एक कंसल्टिंग एजेंसी, एक करियर काउंसलर का गिरफ्तार किया गया है और उसी को इसका मास्टरमाइंड माना जा रहा है। नीट 2026 की परीक्षा में 22,05,035 छात्र शामिल हुए। 551 सेंटर्स में परीक्षा आयोजित की गई। 4 अलग अलग सेट कोड, जिसमें 11, 12, 13 और 14 प्रश्न पत्र तैयार किए गए, जिन्हें 6 उपसेट्स में विभाजित किया गया। फुल प्रूफ दावों के बीच प्रश्न पत्र लीक होना लाखों नीट अभ्यर्थियों के लिए चिंता का सबब है। फिलहाल केंद्रीय जांच एजेंसियां जांच में जुटी हैं। अब देखना होगा कि जांच का क्या असर होता है और क्या पहले की जांचों की तरह ही इसका भी कोई नतीजा सामने नहीं आएगा, या फिर उन पर कार्रवाई होगी और वो जो लाखों बच्चे जो एमबीबीएस डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, उन लाखों छात्रों का भविष्य सुरक्षित रह सकेगा, या फिर एक बार फिर
उन बच्चों के सपनों पर ये मुन्ना भाई पानी फेर देंगे। नमस्कार।